नमस्कार, कैपिटल टीवी के खास कार्यक्रम सनातन फाइल्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरजू दुबे। दिवाली के एक दिन बाद पहले हमने सूर्य ग्रहण देखा था और अब कार्तिक पूर्णिमा में चंद्र ग्रहण का संयोग बन रहा है। मंगलवार 8 नवंबर 2022 को पूर्ण चंद्र ग्रहण का शानदार नजारा हम सबको देखने को मिलेगा। यह अद्भुत नजारा कई देश के लोगों को देखने को मिलेगा, लेकिन चंद्र ग्रहण के दौरान वो कौन सी सावधानी है जो हम सभी को बरतनी होंगी। तो इसी तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य हिमांशु उपमन्यु जी। तो चलिए स्वागत कर लेते हैं आचार्य जी का। राधे राधे आचार्य जी। राधे राधे जी। देखिए, चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है। हमारे दर्शक सूर्य ग्रहण में जो है उससे जुड़ी हुई जो भी समस्याएं थी उनका सामना अपने जीवन में कर ही रहे होंगे। मैं बता दूं, चंद्र ग्रहण इस बार का जो है वो बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ और बहुत ज़्यादा मतलब जो है परेशानी का सबब बनने वाला है बहुत सारे लोगों के लिए। इसके लिए मैं बता दूं, राजनीतिक उथल पुथल भी इससे मतलब जो है संभवतः इस देश को देखने को मिलेगी। और जो दूसरी चीज़ है, इसमें क्या सावधानियां रखनी होंगी, तो मैं बता दूं सावधानी के तौर पर जो ग्रहण काल है, ग्रहण काल माना जाएगा चंद्र उदय के समय से, उससे पहले का नहीं माना। जब तक दिखेगा नहीं, जब तक उसका प्रभाव नहीं आएगा, तब तक उसे माना नहीं जाएगा। यहाँ पर भारतवर्ष में या कहीं भी सीधी सी बात है, जब तक जिस चीज का रिएक्शन नहीं है उसे हम मानेंगे कैसे। तो जब जो है चंद्रमा का उदय होगा उसी समय से ग्रहण काल का आरंभ होगा 5:10 से, और उसके जो है 9 घंटे पहले। आचार्य जी, ये जो चंद्र ग्रहण का सूतक का समय है, ये एग्जैक्ट टाइमिंग क्या है वो बताइए। प्रातःकालीन 8:10 से सूतक आरंभ हो जाएगा जो चंद्र ग्रहण से पहले, जिसमें कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति को कोई भोजन नहीं करना चाहिए या गर्भवती महिलाओं को कोई फल नहीं काटना चाहिए इत्यादि जो ऐसी जो हमारे यहाँ अवधारणाएं हैं सनातन धर्म में ग्रहण काल से जुड़ी हुई, वो नहीं करनी चाहिए। तो मैं यहाँ एक अवधारणा को तोड़ देता हूँ। लेकिन आचार्य जी, ऐसा क्यों, मतलब ऐसा क्यों भोजन नहीं करना चाहिए? बहुत सारे हमारे दर्शक ऐसे हैं जो ये सवाल का जवाब भी जानना चाहते हैं कि चंद्र ग्रहण के दौरान क्यों नहीं खा पी सकते हैं। देखिए, एक बहुत मतलब जो है अभी हम लोग जैसे दिल्ली एनसीआर में हमारा स्टूडियो है, तो हम लोग एक बहुत मतलब जो है चीज अभी जो देख रहे हैं, यहाँ वायु प्रदूषण है। ठीक है, प्रदूषण जो है चारों ओर फैला हुआ है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा है हमारे मन का कारक और राहु भ्रम का। जब मन को भ्रम का ग्रहण लगेगा तो सोचिए उससे कितने विष का उत्सर्जन होगा, और वही परिस्थिति बनने वाली है इस चंद्र ग्रहण में। क्योंकि इस समय वर्तमान समय पर मेष राशि में जो है चंद्रमा होंगे, जब भरणी नक्षत्र में जो ग्रहण लगेगा, राहु भी उसी नक्षत्र में होंगे उसी समय पर। तो ये ग्रहण का जो समय बनेगा ये विष के समान होगा। ऐसे ग्रहण बहुत कम होते हैं जो विष सदृश हो जिनका परिणाम। तो इसकी जो किरणें निकलेंगी या इससे जो रेडियंस निकलेगी, जो कहा जाता है, जो साइंटिफिक रीजंस हैं कि उससे कुछ रेज निकलती हैं, जो रोशनी की कुछ किरणें होती हैं जो धरती पर आती हैं, जो नुकसान पहुंचाती हैं। तो मैं बता दूं वो तो साइंटिफिक रीजन हो गया, लेकिन ये विष योग है। चंद्रमा और राहु की युति से बन रहा ग्रहण पूर्ण विष योग है। अगर आप लोग इसमें सावधानी नहीं रखते हैं तो निश्चित ही वो भोजन या कोई भी वस्तु आपके लिए विष के समान हो जाए। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि चंद्र ग्रहण जो है ये कुछ लोगों की राशि में उथल पुथल भी मचा सकता है। जी बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे हमारे जातक हैं जिनके जीवन में मैं कहना चाहूंगा कि बहुत सारे परिवर्तन आने वाले हैं। मैं अगर एक एक करके किसी राशि के बारे में बात कर लूं तो सबसे पहले मैं बता दूं, मेष राशि के जो जातक हैं सबसे अधिक सावधान उन्हें होना होगा। ये चंद्र ग्रहण उनके लिए कहीं ना कहीं कई प्रकार की समस्याएं लेकर आ रहा है। उसका कारण यह है कि एक तो भरणी नक्षत्र, वो भी मेष राशि के अंतर्गत आता है, और फिर उसके पश्चात मेष राशि स्वयं में उसी राशि में है इस समय स्थितियां ग्रहों की। तो इस कारण से बहुत अधिक जिन्हें सावधान होना है वो मेष राशि के जातक हैं। एक तो शारीरिक समस्याएं जो उनके सामने खड़ी होंगी वो तो होंगी ही होंगी, लेकिन कोई व्यक्ति घात लगाकर उनको नुकसान पहुंचा जाएगा। ये ऐसा ग्रहण का योग बन रहा है। और वृष राशि के जातकों को भी सावधान रहना होगा, उनके लिए भी ये ग्रहण नुकसानदायी है। और लेकिन मिथुन कर्क दोनों ही राशियों के लिए बहुत अच्छा है। जहां मिथुन राशि को सुख मिलेगा वहीं कर्क राशि को सम्मान और मान की प्राप्ति होगी, लाभ भी मिल जाएगा। लेकिन सिंह राशि के जो जातक हैं उनके लिए ग्रहण काल बहुत नुकसानकारी है। कहीं ना कहीं उनके सम्मान को नुकसान पहुंचेगा इस ग्रहण के बाद। उनके लिए मतलब बहुत उनका भाग्य की विडंबना होगी कि उनका अपमान हो जाए कहीं।
कन्या राशि उनके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला होगा। अथाह कष्ट की स्थितियां कन्या राशि के जातकों के लिए इस ग्रहण काल से बनेंगी। जो तुला राशि के जातक हैं मैं उनके लिए बता दूं कि पूर्ण सप्तम दृष्टि होगी, तो जीवन साथी के साथ जो विवाद होने वाला है उसके लिए तुला राशि के जातकों को सावधानी बरतनी होगी। वृश्चिक राशि के जातक सब कुछ सुख सौभाग्य सौख्य सब कुछ प्राप्त होगा। धनु राशि के जातकों की चिंताएं बढ़ेंगी और जो मकर राशि के जातक हैं उनकी समस्याओं का आरंभ होगा। और कुंभ राशि के जातक उनको धन की प्राप्ति होगी और मीन राशि के जातकों को नुकसान होगा। आर्थिक तौर पर ये इस ग्रहण का बड़ा परिणाम आने वाला है। आचार्य जी, ऐसी एक धारणा बनी हुई है कि अगर चंद्र ग्रहण हो या सूर्य ग्रहण हो तो बाहर नहीं निकलते हैं। गर्भवती महिलाएं हो या फिर कुछ ऑफिस के लोग होते हैं जिनको ऑफिस जाना होता है, जैसे कि आपने बताया कि सुबह से स्टार्ट हो जाएगा चंद्र ग्रहण, तो ऐसे सब बोलते हैं कि बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये क्यों, ऐसा क्यों है? जी देखिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए उसका मैंने सीधा सा भी आपको रीजन बताया। उसकी जो रेज है, उसकी जो किरणें हैं वो किसी के लिए भी लाभकारी नहीं है, इस वजह से नहीं निकलना चाहिए। दूसरी चीज, माधवी में भगवान हेमाद्री जी ने लिखा हुआ है कि जो ग्रहण काल है उससे एक प्रहर पहले, जब सायंकाल कोई ग्रहण काल हो तो एक प्रहर पहले अर्थात मध्याह्न काल से आपको अतिरिक्त सावधानी रखनी चाहिए। मतलब हो सके तो ना निकले बाहर। जैसे जिनका ऑफिस है, बहुत सारे लोग, तो हमारे यहाँ कहा गया आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। लेकिन मैं बता दूं ये आपत्ति विपत्ति में भी एक माधवी में लिख दिया गया है, माधव ने लिखा है कि जब मध्याह्न काल हो, सायंकाल के ग्रहण में मध्याह्न काल से ही आपको मानना चाहिए। जिनके लिए आवश्यक कार्य है या जो गृहिणी है या कोई बाल वृद्ध बूढ़ा जो बहुत नियमी संयमी रहे हैं अपने जीवन में और चाहते हैं कि नियम ग्रहण काल का मतलब जो है पूर्णतया पालन करें, तो उन्हें मध्याह्न काल से ग्रहण के नियमों का पालन करना चाहिए। न भोजन करना चाहिए और ना ही संभव हो तो जल पीना चाहिए। ये वह समय होता है। जी आचार्य जी, अपनी शुरुआत में ही बताया कि इस चंद्र ग्रहण का हमारी देश की राजनीति पर भी प्रभाव पड़ेगा, तो वो किस तरीके से पड़ेगा हमारे देश पर? जी, इसका देश पर प्रभाव यह पड़ने वाला है कि देखिए, राजनेता या फिर राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए जो लोग हैं मैं उन्हें बता दूं कि भरणी नक्षत्र में जिन भी राजनीतिक पार्टी के राजनेताओं ने अपने अपने मंत्रालय की या अपने कार्यभार की शपथ ली है, वो तय मान लें कि उनका मंत्रालय जाने वाला है। वो किसी भी राज्य में हो, किसी भी मतलब हमारे देश में हो या किसी अन्य देश में भी होंगे। जहां जहां ये ग्रहण इस बार सदृश होगा, आपको वहां वहां भरणी नक्षत्र में शपथ लिए लोगों के साथ में दुर्घटनाएं घटित होती हुई दिखने वाली हैं। राजनीतिक उथल पुथल तय है इस बार। जी आचार्य जी, बात हो गई कि चंद्र ग्रहण से नुकसान क्या हुए हैं। अब मैं जानना चाहूंगी वो कौन सी राशियां हैं या फिर वो कौन से सिम्टम्स हैं जो इस चंद्र ग्रहण के लिए अच्छे भी बन रहे हैं। जी, इस बार का जो चंद्र ग्रहण है ये जिस समय पर बन रहा है, जिन परिस्थितियों में बन रहा है, तो मैं बता दूं, मैंने राशियों के लिए तो बताया ही किन राशियों के लिए बेहतर है। चंद्र ग्रहण सदैव या सूर्य ग्रहण सदैव कभी भी किसी भी नदी के किनारे खड़े होकर या नदी के मध्य खड़े होकर या नदी के किनारे बैठकर जप करने पर लाख गुना फल देते हैं। लेकिन वर्तमान समय पर अगर आप किसी गंगा नदी के किसी तट पर अगर ग्रहण काल के समय कोई जप तप कर ले तो करोड़ गुना फल है इस बार का। अच्छा जी, क्योंकि ये मतलब बहुत दुर्लभ संयोग है। 15 दिन पहले ही सूर्य ग्रहण हुआ और अब चंद्र ग्रहण। ये दुर्लभ संयोग के कारण इस बार संभव है कि वो जो आपका जप तप या दान होगा उसका फल करोड़ गुना होगा, अनंत गुना कह दिया जाए तो बुरा नहीं होगा। तापसी नदी में अगर किसी को स्नान करने के लिए मिल जाए, क्योंकि ये जिस माह में बन रहा है, जिन परिस्थितियों में बन रहा है, तापिका नदी जिसे तापसी भी कहा जाता है, उसमें अगर आप स्नान कर लें तो निश्चित ही यह बहुत ही लाभकारी है। अब बात कर लें क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, अगर हम लोग उस पर बात कर लें तो जो लोग ग्रहण काल का बहुत पालन करेंगे, रोगी हैं, तो उनके लिए लिखा हुआ है, मार्कंडे जी ने लिखा हुआ है कि उन्हें मतलब जो है गर्म पानी से स्नान करना चाहिए, ना कि किसी नदी में स्नान करना चाहिए। जो रोगी हैं उनके रोगों का निवारण तय हो जाता है गर्म पानी के स्नान से। बस उसमें अगर उन्हें संभव हो तो किसी नदी का बहुत ही सुसज्जित जल मिला लेना चाहिए, जिससे उनकी समस्याएं लगभग समाप्त हो जाती हैं। और एक और चीज, अगर ग्रहण काल में कोई श्राद्ध करता है, मैं ये फिर बता दूं, ग्रहण काल में वैसे तो पूजन और पाठ या इत्यादि जो भी चीजें हैं वो मना है, लेकिन ग्रहण काल में अगर कोई श्राद्ध करता है तो निश्चित ही उसके लाभ जो है वो कई 100 गुना बढ़ जाते हैं। अब इसी में वृद्ध वशिष्ठ कहते हैं, उन्होंने लिखा है कि सूतक और मृतक
जैसे जो कुछ लोग कह रहे हैं उनके पंडित जी हमारे घर में सूतक है, हमारे यहाँ मृतक है, या हमारे यहाँ सोवर है, तो हम ये नियम नहीं मान सकते या हम ये नहीं कर सकते। तो मैं उन लोगों को बता दूं, वृद्ध वशिष्ठ ने लिखा हुआ है सूतक मृतक इन सब का दोष ही नहीं है ग्रहण में। मतलब ये सारी चीजें नहीं मानी जितने समय तक ग्रहण होता है उस समय तक सूतक और सोवर सब समाप्त हो जाता है। अच्छा। कुछ इस संसार में कहीं ना सोवर होती है ना कहीं सूतक होता है, ये सब कुछ समाप्त हो जाता है। ये वशिष्ठ ने लिखा था। और जब ये सब कुछ समाप्त हो जाता है तो फिर अपने आप समस्याएं जो है उससे समाप्त हो जाती हैं। आपको जब तप या पूजन करने का अधिकार उस समय के लिए प्राप्त हो जाता है। अब अगर बात कर ली जाए कि बहुत सारे लोग जो दीक्षित होते हैं गुरु दीक्षा ले लेते हैं, वो कहते हैं अपना ग्रहण काल में हम बैठ के गुरु जी के नाम की माला जप लें या फिर तो मैं बता दूं कि जिन्होंने गुरु दीक्षा ले ली है उन्हें ग्रहण काल में गुरु के नाम की माला नहीं जपनी चाहिए। गुरु दीक्षा में लिया हुआ मंत्र का जप नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों आचार्य जी? जी, इसके लिए चंद्र ग्रहण का मतलब जो शोधन किया गया या उससे जुड़ी हुई जो चीजें बताई गई, योगिनी तंत्र में इसके बारे में लिखा हुआ है कि चंद्र ग्रहण में, सूर्य ग्रहण में इसकी मनाही नहीं है। चंद्र ग्रहण में जो ऐसा करता है वो महातापक और महापातक दोनों ही समस्याओं में फंस जाता है। ताप अर्थात मतलब शारीरिक समस्याएं और पाप मतलब सारी संसारिक समस्याएं, दोनों का ही सामना उसे निश्चित ही करना पड़ जाता है। उसके गुरु भी उसे नहीं बचा पाते हैं। आचार्य जी, कार्तिक माह का महीना चल रहा है तो इसी में ही चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। वो जो महिलाएं हैं जिन्होंने पूरा कार्तिक महीना सुबह उठकर स्नान किया है, उनके लिए कुछ विशेष होने वाला है क्या चंद्र ग्रहण पर? जी बिल्कुल विशेष होने वाला है। अगर वह प्रातः काल उठकर स्नान कर लेती हैं, निश्चित ही उन्हें जो है उस दिन का जो नियम संयम जो हमने बताया कि उन्हें भोजन नहीं करना, सुबह 8-10 से लेकर व्रत करना, निराहार अगर वह व्रत करती हैं और उसके पश्चात जब चंद्र ग्रहण से मुक्ति हो जाती है चंद्रमा की, तो उन्हें दीपक का दान अपने जो उन्होंने किया है प्राय वो उन्हें कर देना, और जो उससे जुड़ा हुआ पूजन है वो उन्हें आज कर लेना चाहिए। जो कार्तिक पूर्णिमा को करते हैं वो आज के दिन कर लेना चाहिए और कल उन्हें दीप का दान कर देना। निश्चित ही अनंत गुना इस बार के दीप दान का लाभ होगा। जो लोग नहीं विव्रत रहे मैं उनको भी सलाह दूंगा कि चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद किसी नदी या तालाब में अगर सरोवर में आप दीप दान कर सकते हैं तो जाएं और दीप दान कर दें। वो दीप दान ही आपके जीवन की समस्याओं को हल लेगा। चलिए आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो दर्शकों, 2022 का अंतिम चंद्र ग्रहण यानी कल होने वाला है 8 नवंबर को। कल चंद्र ग्रहण पृथ्वी की छाया से गुजरेगा और लाल हो जाएगा, जिसके बारे में आचार्य जी ने हम सभी को तमाम अपडेट दी हैं और हम उम्मीद भी करते हैं कि जितने भी डाउट्स आपके दिमाग में हैं वो सभी क्लियर हो जाएंगे। जी हाँ, फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। जल्द हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।